हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन सेल ऑर्गेनेली यानी कि कोशिकांगों पर। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कोशिकांगों पर करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके पास अपना डीएनए है। हमें एक कोशिकांग के बारे में बताना है जिसके पास अपना डीएनए उपस्थित है। तो कोशिकांग की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन जो दिए हुए हैं, एक तो ऑप्शन है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा आपका ऑप्शन है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम जो है गोल्जी बॉडी को कहा जाता है पादप कोशिका के अंदर। तीसरा आपका ऑप्शन है लयनकाय या लाइसोसोम। और जो आपका चौथा ऑप्शन है वह है पेरोक्सिसोम। आपका जो चौथा ऑप्शन है वह है पेरोक्सिसोम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी कोशिका है उसके पास केवल और केवल दो कोशिकांग होते हैं, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है हरित लवक, जिनके पास अपना अपना डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और इन कोशिकांगों को सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग भी कहते हैं। इन कोशिकांगों को सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन में से आपका ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मध्य लैमेला यानी कि मध्य पटलिका का मुख्य घटक है आपको क्या बताना है कि मध्य पटलिका का मुख्य घटक कौन सा है। मध्य पटलिका होती क्या है? कोशिका विभाजन के समय जब साइटोकाइनेसिस होता है, तो पादप कोशिकाओं को विभाजित करने वाली संरचना इसे आप कहते हैं मध्य पटलिका, जो सबसे पहले विकसित होती है। यदि ये एक कोई कोशिका है, यहाँ पर दो केंद्रक बन चुके हैं, तो इन दोनों केंद्रकों के बाद जब जीव द्रव्य का विभाजन होगा तो यहाँ पर जो प्रथम संरचना बन के आएगी वह होगी मध्य पटलिका। आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि मध्य पटलिका बनी किससे है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो म्यूरेमिक एसिड दिया हुआ है, म्यूरेमिक अम्ल। दूसरा है कैल्शियम पैक्टेट। तीसरा आपका जो ऑप्शन है फॉस्फोग्लिसराइड। और चौथा ऑप्शन जो है आपका हेमीसेल्यूलोज। तो हमें क्या बताना है कि निम्न में से कौन सी संरचना है जो मध्य पटलिका के निर्माण करती है। तो हमें सभी को पता है कि मध्य पटलिका जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनती है। ठीक है, मध्य पटलिका किससे बनती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम पैक्टेट से बनती है। तो आपके क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन अपने को दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। इसी चरण में आगे बढ़ते हुए हमारा जो आज का तीसरा क्वेश्चन है वह है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है। मतलब हमें ये बताना है कि जो हरित लवक है इसमें क्लोरोप्लास्ट कहाँ है। इसमें क्लोरोप्लास्ट कहाँ उपस्थित है? तो मान लीजिए ये हमारे पास है हरित लवक। ठीक है, हरित लवक के अंदर हमारे पास ये उपस्थित है ग्रेना जो है स्ट्रोमा लैमेली से जुड़े हुए हैं, और ये आपका स्ट्रोमा है।
तो हमें ये बताना है कि या तो स्ट्रोमा, ठीक है, या थाइलाकोइड, या इसकी झिल्लियाँ। ये जो इसकी शब्द उपयोग किया गया है झिल्लियों के लिए, यह शब्द उपयोग में लिया गया है हरित लवक की झिल्लियों के बारे में, ठीक है। तो हमें बताना है कि कहाँ उपस्थित है। तो ऑप्शन देखिए, आउटर मेम्ब्रेन के बाहरी झिल्ली, यह संरचना। उसके बाद जो आपका दूसरा ऑप्शन दिया गया इनर मेम्ब्रेन, यानी कि यह संरचना। तीसरा ऑप्शन दिया गया थाइलाकोइड, यानी कि यह संरचना। ये आपका ऑप्शन ए है, ये संरचना ऑप्शन बी है, ये संरचना ऑप्शन डी है, सी है, और ये वाली संरचना जो खाली स्पेस है वह ऑप्शन डी है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सी संरचना में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश संश्लेषण होता है इसकी दो प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। एक तो होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो जो लाइट रिएक्शन होती है ना, इसमें क्या होता है, लाइट रिएक्शन के अंदर प्रकाश की आवश्यकता होती है और प्रकाश को ग्रहण करने के लिए हमें यहाँ पर रिसेप्टर चाहिए। वो रिसेप्टर कौन होते हैं? वो रिसेप्टर होते हैं क्लोरोफिल। वो रिसेप्टर कौन होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में, थाइलाकोइड की झिल्ली में, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? थाइलाकोइड। और थाइलाकोइड जो आपका दिया हुआ है वह क्या है? आपका ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी चरण में आगे बढ़ते हुए हमारा आज का जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि राइबोसोम आर प्रोड्यूस्ड इन, राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन आपके पास गोल्जी बॉडी, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है साइटोप्लाज्म और चौथा है न्यूक्लियस। तो हम सभी को पता है कि राइबोसोम का निर्माण जो है वो केंद्रिका के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रिका के द्वारा। यदि राइबोसोम का निर्माण जो है वो केंद्रिका के द्वारा किया जाता है तो सिंपल सी बात है, केंद्रिका कहाँ उपस्थित होती है? ये उपस्थित होती है केंद्रक के अंदर, और केंद्रक जो है आपका न्यूक्लियस ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आगे के चरण में चलते हुए हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, वह है कि जो लयनकाय होता है, जो लाइसोसोम है, इसमें कौन सा एंजाइम है? इसमें कौन सा एंजाइम है? तो आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो है ऑक्सीडेटिव यानी कि ऑक्सीकारी एंजाइम, ऑक्सीकारी एंजाइम जो ऑक्सीकरण करते हैं। दूसरा जो आपका ऑप्शन है हाइड्रोलिटिक यानी कि जल अपघटन करने वाले। तीसरा जो आपका ऑप्शन है रिडक्टिव यानी कि अपचयनकारी एंजाइम। चौथा जो ऑप्शन है एनाबोलिक यानी कि उपापचयी एंजाइम, सॉरी अपचयी एंजाइम। तो आप बताइएगा। लाइसोसोम की जब हम लोग बात करते हैं तो लाइसोसोम का कार्य होता है कोशिका में आने वाले विभिन्न पदार्थों का पाचन करना। तो यदि पदार्थों का पाचन किया जा रहा है तो वहाँ पे अपघटन किया जा रहा है, ठीक है। तो अपघटन करने वाला एंजाइम कौन सा होगा? जल अपघटनी एंजाइम, जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है बी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन के ग्लाइकोसिलेशन से संबंधित है? प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन, प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन। तो ध्यान से समझिएगा, मैं इस शब्द को कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, ग्लाइकोसिलेशन, ठीक है। आप इस शब्द को ध्यान से देखिएगा, ग्लाइकोसिलेशन। तो ग्लाइको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्लाइको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लूकोज को, ठीक है। लेशन मतलब प्रक्रिया। तो प्रोटीन का ग्लाइकोलेशन क्या होता है? जब प्रोटीन अणुओं के साथ, प्रोटीन अणुओं के साथ
ग्लूकोज जुड़ता है, इसे कहते हैं क्या कहते हैं इसे, ग्लाइकोसिलेशन। ठीक है, तो आपको ये टर्म समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या बताना है कि कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन करता है। ऑप्शन है राइबोसोम, परऑक्सीसोम, अंतर्प्रद्रवी जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन का यदि हम उत्तर देखते हैं तो इसका उत्तर होगा आपका अंतर्प्रद्रवी जालिका। अंतर्प्रद्रवी जालिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा, जैसा कि आप सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद ये राइबोसोम जो है अंतर्प्रद्रवी जालिका को दिए जाते हैं, जहाँ पर इनके साथ कार्बोहाइड्रेट को ऐड किया जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, अंतर्प्रद्रवी जालिका, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी चरण में चलते हुए आज का हमारा आगे वाला क्वेश्चन है। तो आगे वाला क्वेश्चन जो है वह है कि निम्न में से कौन सा अंग, कौन सी संरचना एकल झिल्ली वाली है। तो आपके पास ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, स्फेरोसोम, केंद्रक और कोशिका भित्ति। तो सभी को पता है कोशिका भित्ति जो है मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति इत्यादि से मिलकर बनी होती है। केंद्रक में दोहरी झिल्ली होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि केंद्रक में दोहरी झिल्ली होती है, केंद्रक में दोहरी झिल्ली होती है। कोशिका भित्ति में प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में बाहरी भित्ति, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली होती है। और इसके बाद अपने पास जो ऑप्शन बचता है सिफेरोसोम। सिफेरोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जिसके पास एकल झिल्ली होती है। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जिसमें किसको प्रदर्शित किया गया है, सिफेरोसोम को प्रदर्शित किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन जो है आपको विद रीज़न समझ में आया होगा। आगे के चरण में चलते हुए जो हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है वह देखिएगा, सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर। जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है। सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है। यदि ये गुणसूत्र की संरचना है तो गुणसूत्र के ये दो हिस्से जो होते हैं इन्हें तो आप बोलते हैं क्रोमेटिड। ठीक है, ये दो हिस्सों को, और इस संरचना को आप बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर, इस संरचना को। तो हमसे पूछा क्या गया कि सेंट्रोमियर किसके लिए आवश्यक है, डीएनए प्रतिलिपिकरण के लिए, क्रोमोसोम के बिछड़ने के लिए, क्रोमोसोम के खुलने के लिए, या पोलवार्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की जो है ध्रुवों की ओर गति के लिए, या साइटोप्लाज्मिक क्लीवेज के लिए। ठीक है, तो जो मैं ऑप्शन देख पा रहा हूँ यहाँ पे पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये तो टोटली गलत हैं, जो इनका कोई लेना देना नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन बी बचता है जो क्या कह रहा है कि गुणसूत्र का पृथक्करण, यानी कि कोशिका विभाजन के समय इस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और कोशिका विभाजन के उपरांत ये गुणसूत्र कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं। तो ये जो विभाजन होता है असल में ये विभाजन जो तर्कु तंतुओं के द्वारा किया जाता है, ये विभाजन तर्कु तंतुओं के द्वारा किया जाता है। और तर्कु तंतुओं के द्वारा विभाजन जो है वो आपका ऑप्शन बी है। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें तो इस सेंट्रोमियर का कार्य बताना है, इस संरचना का कार्य बताना है। तो इस संरचना के सहारे गुणसूत्र जो हैं विपरीत ध्रुव पर गति करते हैं। इस संरचना के सहारे गुणसूत्र जो हैं विपरीत ध्रुव पर गति करते हैं। ठीक है, तो आपका ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन दिया हुआ है सी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। इसी चरण में चलते हुए हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केंद्रक के पास स्थित है और इसमें चपटी झिल्ली से बंधे हुए सिस्टर्नी पाए जाते हैं। ठीक है, तो केंद्रक के पास उपस्थित होनी चाहिए संरचना, और उसके बाद क्या है, उस पर सिस्टर्नी होनी चाहिए। तो सिस्टर्नी जो है
अगर किसी संरचना में पाए जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन उपलब्ध हैं, गोल्जी काय और अंतःप्रद्रवी जालिका। और दोनों की दोनों संरचनाएं जो हैं वो केंद्रक के नज़दीक होती हैं। तो आप देख लीजिए आपका ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर अंतःप्रद्रवी जालिका किसी भी ऑप्शन में दी नहीं है, तो ये तो ऑप्शन अपना हो नहीं सकता। और दूसरा ऑप्शन है आपका गोल्जी काय, और गोल्जी काय जो आपको दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन डी पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज के 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 10वां क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में परऑक्सीसोम किससे जुड़े हुए होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर से भी संबंधित है। तो बताइए पादप कोशिकाओं में परऑक्सीसोम का कार्य क्या है। फोटो रेस्पिरेशन यानी कि प्रकाश श्वसन, दूसरा है फोटोट्रोफिज्म यानी कि सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता या प्रकाशनुवर्ती होना पौधे का, फोटोपीरियडिज्म यानी कि प्रकाश काल, पौधे को कितने समय तक प्रकाश चाहिए, और फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो ध्यान दीजिएगा परऑक्सीसोम का जो कार्य होता है, इसके जो कार्य होते हैं परऑक्सीसोम के नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऑक्सी, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण करवाता है। क्या करवाता है, ऑक्सीकरण करवाता है। ऑक्सीकरण का मतलब हो गया अपघटन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन प्रकाश श्वसन ही एकमात्र इन दिए हुए ऑप्शन में से प्रक्रिया है जिसमें अपघटन होता है। तो ध्यान दीजिएगा प्रकाश श्वसन जो है यह C3 पादपों में पाया जाता है, यह C3 पादपों में पाया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान लाइट रिएक्शन से जो ऊर्जा का उत्पादन हुआ है, जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वह वेस्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ये है आपका ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको साथ साथ में समझ में आ गया होगा। आज के हमारे 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम के साथ झिल्लीदार बैग जिसका उपयोग मैक्रोमोलिक्यूल के इंट्रासेल्युलर पाचन को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। मतलब एक झिल्लीनुमा संरचना है, इसके अंदर पाचक रस उपस्थित है और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों का पाचन करना। तो आप सभी को पता है कि इस संरचना का कार्य क्या होगा, पाचन करना। और इस संरचना का नाम क्या है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम आपका जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए आज का 12वां क्वेश्चन कि गोल्जी काय अनुपस्थित होता है। तो निम्न में से कौन सी संरचना है जिसके अंदर गोल्जी काय नहीं पाया जाता। हायर प्लांट्स यूकैरियोट है, ईस्ट यूकैरियोट है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, नन कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सभी को पता है कि प्रोकैरियोट के अंदर कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा जो चौथा क्वेश्चन है कि एक एन आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर। हमें ये क्या बताना है कि ये जो संरचनाएं दी गई हैं इनमें कोई एक ऐसी संरचना का हमें ज्ञात करना है जिसके ऊपर केवल और केवल एक ही झिल्ली पाई जाती है, केवल एक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक देखिए थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, 2 झिल्लियाँ होती हैं। लाइसोसोम पर एक झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पे 2 झिल्लियाँ होती हैं, प्लास्टिड यानी कि लवक, हरित लवक, इस पे भी 2 झिल्लियाँ होती हैं। हमें तो एकल झिल्ली वाला बताना है। तो एकल झिल्ली वाला कोशिकांग यहाँ पे हमारे पास कौन सा बच जाता है, हमारे पास बच जाता है लाइसोसोम। तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। आगे चलते हुए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीसोम या फिर F0 F1 कण होते हैं। तो F1 और F0 कण क्या हैं, ये कण जो हैं माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ये कण माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं जिनका कार्य है ऊर्जा का उत्पादन करना है।
ठीक है। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट के थ्रू ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली पर जो क्रिस्टी पाए जाते हैं, अंतः झिल्ली पर जो क्रिस्टी पाए जाते हैं उन पर उपस्थित होते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी जो है आपके इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज के क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।